नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विशेषण का चौथा भेद सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने गुणवाचक और परिमाणवाचक संख्यावाचक विशेषण का अध्ययन कर लिया है। आज विशेषण का चौथा भेद हम पढ़ेंगे सार्वनामिक विशेषण। तो समझिए ध्यान से, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? नाम से ही पता चल रहा है। सार्वनामिक विशेषण यानी ऐसा सर्वनाम शब्द जो विशेषण का कार्य करे, ऐसा सर्वनाम शब्द जो विशेषण का कार्य करे उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसकी सही और सटीक परिभाषा सुनिए। ऐसा सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा के आगे जुड़कर विशेषता बताने का कार्य करता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो ध्यान देना, हमने सर्वनाम की जो वीडियो देखी थी उसमें सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ नहीं आता है। यदि सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ प्रयुक्त होता है तो फिर वो क्या हो जाता है? सार्वनामिक विशेषण। जैसे यहां पर कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। यह आदमी पागल है। ध्यान देना, अब यह जो शब्द है ये तो है सर्वनाम, और ये आदमी जो शब्द है ये है संज्ञा। तो मित्रों ध्यान देना, सर्वनाम प्लस संज्ञा यदि कहीं है तो क्या हो जाता है? सार्वनामिक विशेषण। तो ध्यान देना, अगर ये सर्वनाम होता केवल तो कैसे प्रयुक्त होता? यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। तो ध्यान देना, इस वाक्य में यह मेरी पुस्तक है, तो यहां पर ये पुस्तक शब्द संज्ञा है, लेकिन ये पुस्तक शब्द जो है जस्ट ठीक सर्वनाम के बाद प्रयुक्त न होकर बाद में प्रयुक्त हुई है। तो यहां पर यह जो शब्द है ये सर्वनाम माना जाएगा। कौन सा सर्वनाम? निश्चयवाचक सर्वनाम माना जाएगा। लेकिन यदि यह शब्द यह पुस्तक मेरी है इस प्रकार से होता, यह पुस्तक मेरी है, तो फिर ये क्या हो जाता? सार्वनामिक विशेषण हो जाता। तो बिल्कुल सीधा सा अंतर है, बहुत ही आसान है कि सर्वनाम प्लस संज्ञा यदि आती है तो वो क्या हो जाता है? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, यदि कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के साथ जुड़कर उसकी विशेषता बताता है तो ये क्या हो जाता है? सार्वनामिक विशेषण। अब ध्यान देना, वह लड़का चालाक है। ये वह शब्द जो है इस लड़के की विशेषता बता रहा है कि चालाक हो सकता है वहां पर 5-6 लड़के खड़े हों, उनमें से केवल एक ही लड़के को इशारा किया गया कि वह लड़का। तो यहाँ पर उस लड़के शब्द की विशेषता बताई जा रही है कि वह पागल है। पागल शब्द भी यहाँ विशेषण है। यह चालाक शब्द, वह लड़का चालाक है, तो चालाक शब्द भी विशेषण है और ये वह शब्द भी विशेषण है। चूंकि वह शब्द जो है सर्वनाम है और किसी संज्ञा के साथ जुड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। वे लोग समझदार हैं, ये समझदार शब्द भी विशेषण है और वे शब्द भी विशेषण है। कोई आदमी बाहर खड़ा है। अब ध्यान देना, अगर ये केवल यूं होता कि कोई बाहर खड़ा है, कोई बाहर खड़ा है, तो ये क्या हो जाता? निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन यहां पर कोई शब्द के ठीक बाद संज्ञा आ रही है। कौन सी? आदमी। कोई आदमी बाहर खड़ा है, तो यहां पर एक कोई शब्द क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। यह मेरा घर है। अब ध्यान देना, यह मेरा घर है, यह के बाद क्या आया? मेरा। मेरा शब्द संज्ञा है क्या? नहीं है, तो ये सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा। अगर ऐसा होता कि यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, अब है ये यह शब्द किसके साथ जुड़ गया? घर के साथ, और घर क्या है? संज्ञा है, तो ये क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। वह मेरा घोड़ा है। ध्यान देना, वह मेरा घोड़ा है। अब वह शब्द तो है सर्वनाम और मेरा ये भी सर्वनाम है। ठीक है, लेकिन सर्वनाम के बाद सर्वनाम आए तो सार्वनामिक विशेषण नहीं होता। अब घोड़ा शब्द क्या है? संज्ञा है। इस घोड़े शब्द को आगे ले लेते हैं हम, वह घोड़ा मेरा है। अब क्या हो जाएगा? ये सार्वनामिक विशेषण। आराम से देखिए और परिभाषाओं पर ध्यान दीजिए। परिभाषाओं को याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम परिभाषाओं से ही किसी उदाहरण को जो है सही और गलत की पहचान कर पाते हैं। कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के साथ जुड़कर, ये घोड़ा शब्द संज्ञा हो गया और वह शब्द सर्वनाम हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण। आगे देखिए कि वह घर रामू का है। अब ध्यान देना, बहुत अच्छा उदाहरण है ये, बहुत ही शानदार उदाहरण है कि वह घर रामू का है। वह शब्द तो है सर्वनाम और घर शब्द क्या है? संज्ञा। तो क्या हो जाएगा? ये सार्वनामिक विशेषण। अब ध्यान देना,
अब असमंजस में डालने वाला उदाहरण लिख रहा हूं एक यहां पर कि वह रामू का घर है, वह रामू का घर है। अब आप सीधे ही क्या देखोगे, वह शब्द तो है सर्वनाम और रामू शब्द है संज्ञा, इसीलिए आप क्या मान सकते हो, सार्वनामिक विशेषण मान सकते हो। लेकिन ध्यान देना, सावधान यही रहने की आवश्यकता है। यहां पर रामू शब्द माना की संज्ञा है, ये शब्द संज्ञा है और ये वह शब्द क्या है, सर्वनाम है। किंतु ये सर्वनाम इस संज्ञा के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि रामू शब्द का संबंध सीधा घर से है। ये का जो है संबंध कारक का पहचान है, संबंध कारक है। का के की जहां पर भी आ जाता है वहां संबंध कारक होता है, और यदि इन दोनों के बीच संबंध कारक है तो इसका मतलब संबंध किसके बीच हुआ, रामू और घर के बीच हुआ। रामू का घर, इसको कैसे पढ़ेंगे स्वतंत्र रूप से, रामू का घर, तो वह तो बिल्कुल अलग हो गया। ये है रामू का घर, तो रामू किसके साथ जुड़ा हुआ है, घर के साथ जुड़ा हुआ है, न कि सर्वनाम के साथ। इसलिए यहां पर ये जो है सार्वनामिक विशेषण न होकर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, यहां पर भी ध्यान देना, यहां मैंने क्या लिखा था, वह घर रामू का है, तो वह घर, इसको पढ़ेंगे एक साथ, वह घर रामू का है। तो ये घर शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है, वह के साथ जुड़ा हुआ है, वह घर रामू का है। तो ध्यान देना, ये संबंध कारक जब भी आएगा बीच में, अगर काके की के बाद संज्ञा आ रही है, रामू का घर, रामू की दुकान, मोहन का घर, मोहन के जूते, मोहन के बच्चे, तो जुड़ा हुआ तो मोहन के साथ है, मोहन के बच्चे, मोहन का घर। तो इस प्रकार से काके की बीच में आ जाने के बाद तो दोनों का संबंध हो जाता है। तो फिर अब यहां पर वह बिल्कुल क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। जब भी हम वाक्य पढ़ते हैं तो इसी पढ़ने के तरीके से समझ में आएंगे। इसे क्या पढ़ेंगे, वह रामू का घर, तो संबंध किसके साथ हो गया, रामू का घर के साथ। ठीक है, जब किसको कैसे पढ़ेंगे, वह घर, वह घर रामू का है। इस प्रकार से टुकड़ा हो गया वाक्य का, देखो वह घर रामू का है। तो इस प्रकार से आप समझने की कोशिश करें। यदि कोई भी सर्वनाम शब्द, देख यह आदमी, वह आदमी, ऐसा आदमी, वैसा आदमी, कैसा आदमी, जैसा आदमी, जो आदमी, ठीक है, तो जो आदमी, अब आदमी की जगह कोई भी संज्ञा हो सकती है, समझ रहे मेरी बात को आप। मैंने यहां पर आदमी आदमी बोला है, लेकिन आदमी की जगह कोई भी संज्ञा शब्द हो सकता है। अगर कोई सर्वनाम किसी संज्ञा शब्द के साथ जुड़ा हुआ है तो सार्वनामिक विशेषण है। ये बहुत ही असमंजस वाला बिंदु, इसलिए बार बार बोलना पड़ रहा है मुझे, अन्यथा मुझे ऑनलाइन क्लास में इतनी बार बोलने की आवश्यकता नहीं थी। मैं समझता हूं कि आपकी बात समझ में आ रही होगी। नहीं भी आए तो भी आप मुझे दोबारा कमेंट में प्रश्न पूछना, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सार्वनामिक विशेषण, और ये हो गए सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद पूरे हो गए। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे विशेषण का 5वां भेद है व्यक्तिवाची विशेषण। बहुत ही आसान है, बहुत ही सीधा और सरल है, और हमारे चैनल का नाम भी आसान व्याकरण है, आपको पढ़कर बिल्कुल आसान लगेगा। ध्यान देना, 5वां भेद माना गया है व्यक्तिवाची विशेषण, व्यक्तिवाची विशेषण। अब ध्यान देना, ये बहुत आसान है। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनने वाले जो विशेषण हैं वो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। दोबारा सुनिए, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनने वाले जो विशेषण हैं व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे जयपुर शब्द व्यक्तिवाचक है। अब यहां मैंने बोला कि जयपुरी रजाई, रजाई कहाँ की, जयपुर की, जयपुरी रजाई। बीकानेरी भुजिए, बीकानेरी नमकीन, अब नमकीन कहाँ के, बीकानेर के। तो ये बीकानेर शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जयपुर शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। रजाई कहाँ की, जयपुरी, नमकीन कहाँ के, बीकानेरी, बीकानेरी नमकीन। जोधपुरी जूतियां, जोधपुरी जूतियां, ये देखिए आप, जोधपुरी जूतियां। बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी। तो इस प्रकार से जितने भी विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं ये व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान देना, मैंने पहले ही बताया था, यदि विकल्प में प्रश्न पूछ लिया जाए कहीं किसी कंपटीशन एग्जाम में कि विशेषण के भेद होते हैं 4 और 5, दोनों विकल्प में मिल रहे, तो हम 5 पर जो है सही मानेंगे 5 को, और यदि 5 विकल्प में नहीं है तो हम 4 भेद मानते हैं। व्यक्तिवाची विशेषण को गुणवाचक विशेषण का ही एक भेद माना गया है।
तो ये तो हो गया हमारा विशेषण। एक बात और ध्यान से सुनिए, ये विशेषण के हमने भेद पढ़ लिए हैं और विशेषण की पहचान करने का तरीका मैं बता दूंगा आपको। कोई शब्द विशेषण है या नहीं, कोई शब्द विशेषण है या नहीं, इस बात की पहचान करने के लिए हमें उस शब्द को किसी संज्ञा के साथ जोड़कर देखना चाहिए। यदि कोई शब्द किसी संज्ञा के साथ लग जाता है तो वो विशेषण है, और किसी संज्ञा के साथ नहीं लगता है तो विशेषण नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर एक शब्द लिख दिया चतुर। अब चतुर शब्द आपके समझ में नहीं आ रहा कि विशेषण है या क्या है, तो चतुर व्यक्ति, अब देखो चतुर व्यक्ति जुड़ गया, संज्ञा के साथ जुड़ गया, इसका मतलब क्या है, ये विशेषण है। अगर यहां पर शब्द होता चतुराई, अब देखो चतुराई व्यक्ति होता है क्या, नहीं होता, इसका मतलब चतुराई जो है विशेषण न होकर क्या है, भाववाचक संज्ञा है। चिकना घड़ा, अब चिकना शब्द घड़ा के साथ जुड़ गया, घड़ा संज्ञा है, जुड़ गया, इसका मतलब चिकना शब्द क्या है, विशेषण है। अगर शब्द होता चिकनाई तो चिकनाई घड़ा नहीं जुड़ता, जुड़ ही नहीं पाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो चिकनाई शब्द क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है ना। ईमानदारी व्यक्ति, नहीं, ईमानदार व्यक्ति, तो ईमानदार शब्द विशेषण है, ठीक है। मूर्ख व्यक्ति, बिल्कुल जुड़ गया, मूर्ख शब्द विशेषण है। विद्वान व्यक्ति, विद्वान शब्द विशेषण है। विद्वता व्यक्ति नहीं हो सकता, तो विद्वता भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। इस प्रकार से लाल कपड़ा, काला कपड़ा, ठीक है। हरी मिर्च, हरी शब्द विशेषण हो गया। गीला कपड़ा, तो गीला शब्द विशेषण हो गया। गोल टोपी, तो गोल शब्द विशेषण हो गया। छोटा बच्चा, तो छोटा शब्द विशेषण हो गया। इस प्रकार से किसी भी शब्द की ये पहचान करने के लिए कि वो विशेषण है या नहीं, तो हमें उसे किसी संज्ञा के साथ जोड़कर देखना चाहिए, तो हमें पता लग जाएगा कि वो विशेषण है या नहीं। अगर जुड़ जाता है तो विशेषण है, और संज्ञा के साथ नहीं जुड़ता है तो विशेषण नहीं है। ये तो हो गई विशेषण की बात, और विशेषण के भेद, विशेषण की पहचान, और कोई शब्द विशेषण है या नहीं इसकी पहचान करने के लिए हम प्रत्यय को भी आधार बनाते हैं। कौन कौन से प्रत्यय हैं जो विशेषण में जुड़ते हैं, ध्यान देना। एक तो है इक प्रत्यय। अब इक प्रत्यय से बनने वाले शब्द बहुत हैं, एक शब्द खूब है समझने के लिए, जैसे सामाजिक, सामाजिक कार्य जुड़ गया। धार्मिक कार्य, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है, चमत्कारिक, वैयक्तिक या व्यक्तिगत, तो इक प्रत्यय जिस भी शब्द में लग जाए, आर्थिक, पाक्षिक, सामाजिक, नैतिक, इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं, ठीक है, तो इस प्रकार के इक प्रत्यय वाले जितने भी शब्द हैं वो क्या हो जाएंगे, विशेषण हो जाते हैं, ठीक है ना। इत प्रत्यय जिस शब्द में जुड़ जाए, जैसे रचित, फलित, घटित, ठीक है ना, लिखित, पठित, इस प्रकार का इत प्रत्यय वाले शब्द भी विशेषण होते हैं, ठीक है ना। तो प्रत्यय देख लीजिए आप, अगर ये वाले प्रत्यय किसी शब्द में लगे हुए हैं तो वो शब्द विशेषण है। इक, इत, ईला, ईला, रंगीला, रंगीला राजस्थान, ठीक है, सजीला, गर्वीला, भड़कीला, चमकीला, समझ रहे हो आप मेरी बात को। ईला प्रत्यय वाले शब्द भी क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। इक, इत, ईला, आलू, दयालु, कृपालु, श्रद्धालु, ठीक है, श्रद्धालु व्यक्ति, कृपालु व्यक्ति, दयालु व्यक्ति, तो आलू प्रत्यय जिसमें लग जाए वो भी क्या शब्द हो जाता है, विशेषण शब्द हो जाता है। इक, इत, ईला, आलू, एल, ऐल, देखो ऐल, ऐल लिखा हुआ है। गुस्सैल, गुस्सैल, मुछैल, ठीक है ना। ऐला, गुस्सैला, गुस्सैला, विषैला, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को आप। ये प्रत्यय ऐसे हैं, अगर आपने प्रत्यय देख लिया तो आपको अधिक शब्द रटने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से हम विशेषण को कंप्लीट कर रहे हैं। एक, ईता, ईला, आलू, एल, ऐला, और एक शब्द है ईन, ईन, जैसे प्राचीन, रंगीन, ठीक है ना। तो प्राचीन और रंगीन जैसे शब्दों में ईन प्रत्यय लगा हुआ है। एक आता है इल प्रत्यय, पंकिल, पंकिल मतलब कीचड़ में सना हुआ, पंकिल, ठीक है ना। कुटिल, कुटिल, कुटिल बुद्धि, कुटिल व्यक्ति, है ना। तो कूट शब्द में इल प्रत्यय लगने पर बना है कुटिल, तो इल प्रत्यय यदि लग जाए तो वो भी शब्द विशेषण हो जाता है। एक यह प्रत्यय भी है, अब ध्यान देना, ये यह प्रत्यय भाववाचक संज्ञा में भी लगता है और विशेषण में भी लगता है, लेकिन भाववाचक संज्ञा में जब ये यह प्रत्यय लगता है तो शब्द को परिवर्तित करता है। जैसे सुंदर प्लस यह, तो शब्द हो जाएगा सौंदर्य, सौंदर्य, तो सौंदर्य में क्या है, भाववाचक संज्ञा है, समझ रहे हो आप मेरी बात को। चतुर प्लस यह चातुर्य, उदार प्लस यह औदार्य, मधुर प्लस यह माधुर्य,
तो यह प्रत्यय लगने पर यदि शब्द की आगे वाला स्वर परिवर्तित हो रहा है, अ का आ हो रहा है, उ का औ हो रहा है, ऐसे परिवर्तन यदि हो रहे हैं तो वो भाववाचक वाला यह प्रत्यय है। और यह प्रत्यय लगने के बाद यदि शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जैसे पूजा प्लस यह तो पूज्य, और मान प्लस यह तो मान्य, और गण प्लस यह तो गण्य, गण्य व्यक्ति, मान्य व्यक्ति, पूज्य व्यक्ति, तो पूज्य, मान्य, गण्य ये शब्द भी क्या है, विशेषण है। यदि यह प्रत्यय किसी शब्द में लगने के बाद उस शब्द के प्रथम स्वर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो शब्द, वो प्रत्यय लगने के बाद वो जो शब्द बनेगा वो भी विशेषण होगा। एक और प्रत्यय है अनीय। अनीय जैसे आदरणीय, आदरणीय व्यक्ति, पठनीय सामग्री, दर्शनीय स्थल, तो अनीय, आदरणीय, पठनीय, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दर्शनीय, माननीय, सम्माननीय, तो इस प्रकार से अनीय प्रत्यय भी यदि लग जाए। और एक प्रत्यय है ईय, राष्ट्रीय, जातीय, भारतीय, ठीक है ना, राष्ट्रीय, जातीय, भारतीय, ये प्रत्यय है मित्रों। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ये प्रत्यय जिन शब्दों में जुड़े हुए हैं वे शब्द क्या बन जाते हैं, विशेषण बन जाते हैं। या यूं कह दीजिए कि इन प्रत्ययों को जोड़कर हम विशेषण शब्दों की रचना कर लेते हैं। तो ये मैंने बताया आपको विशेषण में लगने वाले प्रत्यय, है ना, विशेषण के भेद, ये सब अध्ययन हमने कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। अवस्थाएं क्या होती है आप शायद नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं बताता हूं आपको विशेषण की अवस्थाएं। अब विशेषण की अवस्थाएं 3 होती है। अभी एक ही बार में आपके बात समझ आ जाएगी। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। पहली कौन सी, मूल अवस्था, मूल अवस्था। दूसरी होती है उत्तर अवस्था, और तीसरी होती है उत्तमावस्था। अब ध्यान देना, ये उत्तमावस्था, ये अवस्थाएं क्या होती है, ये होती है तुलना करने की अवस्थाएं। जब हम विशेषण का प्रयोग किसी की विशेषता बताने के लिए करते हैं, लेकिन विशेषता बताने के साथ साथ यदि 2 व्यक्तियों में तुलना हो, 2 व्यक्तियों में तुलना हो, तो तुलना करने के लिए अवस्थाओं को पढ़ते हैं हम। तुलना किसके बीच में हो, 2 के बीच में। तुलना किसके बीच में हो, 2 के बीच में हो तो उत्तरावस्था होती है। और यदि तुलना समूह से हो, तुलना समूह से हो तो उत्तमावस्था होती है। और यदि तुलना नहीं हो, तुलना किसी से नहीं हो, तो उसमें मूल अवस्था होती है। अब एक एक उदाहरण देखिए। राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, तो राम अच्छा लड़का है, तो यहाँ राम की विशेषता तो बताई गई, राम कैसा है, अच्छा है। लेकिन यहाँ राम की तुलना किसी से भी नहीं की गई है, तो यहाँ पर अवस्था कौन सी होगी, मूल अवस्था। अगर राम की तुलना किसी से होती कि राम श्याम से अच्छा है, से लग जाएगा यहाँ पर, राम श्याम से अच्छा है, तो राम श्याम से अच्छा हो गया। तुलना किसके बीच में हुई, 2 के बीच में हुई, राम और श्याम के बीच में तुलना हुई। अगर तुलना 2 के बीच में होती है तो वो कौन सी अवस्था होती है, उत्तरावस्था होती है। इसके बाद ध्यान देना, यदि तुलना समूह से हो, राम पूरी कक्षा में अच्छा है, राम पूरी कक्षा में अच्छा है। अब ध्यान देना, यहाँ पूरी कक्षा में अच्छा है, तो तुलना कहाँ हो रही है, तुलना हो रही है समूह में। यदि तुलना समूह में होती है तो विशेषण कोई अवस्था होती है उत्तम अवस्था। हमारे घर में श्याम अच्छा है, तो घर में तुलना, हमारे परिवार में मोहन अच्छा है, तो परिवार में, घर में, कक्षा में, समाज में, अगर तुलना समूह में हो तो अवस्था कौन सी होती है, उत्तम अवस्था होती है। यदि तुलना 2 के बीच में हो, तो सीता ऐश्वर्या से अधिक सुंदर है, तो सीता की तुलना ऐश्वर्या से हुई, इसका मतलब तुलना 2 के बीच में हुई, और 2 के बीच में हुई तो अवस्था कौन सी होगी, उत्तरावस्था होगी। या तो इस प्रकार से वाक्य आएगा, या फिर वाक्य किस प्रकार से आएगा, ध्यान देना, या फिर वाक्य इस प्रकार से आएगा, शब्द में भी अवस्थाएं झलकती है। ध्यान देना, शब्द में अवस्थाएं कैसे झलकती है। एक शब्द लिखा मैंने यहां पर लघु, इसका मतलब छोटा, और एक लिखा मैंने लघुतर, लघुतर, और एक लिखा मैंने लघुतम, लघुतम। ध्यान देना, इसमें आधा तर नहीं आएगा, ठीक है, लघुतम में ये आधा तर नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए लघुतम, तो लघु, लघुतर, लघुतम, गुरु, गुरुतर, गुरुतम। हम जो अंग्रेजी में डिग्री पढ़ते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट,
वही बात ही है। अगर लघुतर शब्द आया इसका मतलब दो के बीच में छोटा बताया गया है। लघुतम शब्द आया है इसका मतलब सबके बीच में छोटा बताया गया है। तो तर लग रहा है इसका मतलब उत्तर। देखो उत्तर, तर, अगर तर प्रत्यय लग रहा है तो उत्तरावस्था, और तम प्रत्यय लग रहा है तो उत्तम अवस्था। उत्तम, उत्तम, तम, ध्यान देना। तो लघु, लघुतर, लघुतम, इस प्रकार के यदि शब्द आ रहे हैं तो अवस्थाएं देखने को मिल रही है। इसमें मूलावस्था है, इसमें उत्तरावस्था है, इसमें उत्तम अवस्था है। ठीक है, तो इस प्रकार से काफी शब्द आते हैं जिनमें तर और तम प्रत्यय लगा रहता है। यदि तर प्रत्यय लगा हुआ है तो उत्तरावस्था, और तम प्रत्यय लगा हुआ है शब्द में तो उत्तम अवस्था हो जाती है। और जब हम विशेषण का पद परिचय पढ़ेंगे तो विशेषण के पद परिचय में क्या क्या बताना होता है। विशेषण का प्रकार, उसका विशेष से, उसका लिंग, उसका वचन, और उसमें जो है अवस्था। ठीक है, ये सब चीजों का परिचय हमें पद परिचय में देना होता है। तो पद परिचय की यदि हम बात करेंगे तो अगली वीडियो में बात करेंगे। एक बात और ध्यान देना, विशेषण का यदि हमें लिंग देखना है, किसी भी विशेषण शब्द का यदि हमें लिंग देखना है कि उसमें स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो उसका विशेष से देखिए आप। यदि विशेष से पुल्लिंग में है तो विशेषण पुल्लिंग माना जाएगा, और विशेष से स्त्रीलिंग में है तो विशेषण भी स्त्रीलिंग माना जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया यहां पर गोल टोपी, ध्यान देना, गोल टोपी। अब हमें पद परिचय देना है गोल का। अब गोल को कौन से लिंग में माने, तो इसका विशेष से देखिए टोपी। टोपी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? टोपी पुल्लिंग शब्द है। अगर टोपी पुल्लिंग शब्द है तो सॉरी टोपी स्त्रीलिंग शब्द है। अगर टोपी स्त्रीलिंग शब्द है तो फिर ये गोल शब्द भी यहाँ पर क्या माना जाएगा? स्त्रीलिंग, है ना। और यदि गोल चेहरा होता है यहाँ पर, गोल चेहरा, तो चेहरा पुल्लिंग शब्द है, और चेहरा पुल्लिंग शब्द है तो यहाँ पर गोल शब्द भी क्या मान लिया जाएगा? पुल्लिंग मान लिया जाएगा। यानी किसी भी विशेषण शब्द का लिंग उसके विशेष्य पर निर्भर करता है कि विशेष्य का लिंग क्या है, वही लिंग हम उसमें लिखते हैं। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।